हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुल्य धारावाही प्रणालिका की भांति क्षण चुम्बक हम पढ़ चुके हैं बच्चों, प्रणालिका भी पढ़ चुके हैं। प्रणालिका क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों की समतुल्यता बताते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका है इसका व्यवहार बिल्कुल क्षण चुम्बक की तरह ही होता है। इस बात को हम समझने जा रहे हैं, यानी क्षण चुम्बक और धारावाही प्रणालिका एक जैसा व्यवहार करती हैं, यानी एक दूसरे के समतुल्य हैं। तो इसको हम कई पॉइंट्स में समझेंगे बच्चों। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो देखें बच्चों, सबसे पहले इनकी समतुल्यता को हम समझते हैं उनकी बल रेखाओं के पैटर्न के आधार पर। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनके पैटर्न के आधार पर इसको समझते हैं बच्चों। तो देखें, अगर हम एक प्रणालिका लें, जैसे ये हमने एक धारावाही प्रणालिका ली, इसमें ये वायर्स, धारा ऐसे बह रही है, ऐसे करके बनाओ। तो देखें बच्चों, इधर से जब देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि घड़ी की दिशा में धारा बह रही है, क्योंकि अंदर से आ रही है और इधर से प्रवेश कर रही है। तो ये रोटेशन हुआ बच्चों इस तरीके से, यानी इस एंड को मैं देखूं बच्चों तो उसमें धारा इस तरीके से दिखाई देगी। किधर? ऐसे, यानी मैं हाथ घुमाता जा रहा हूँ ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक है। और इस साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ इस एंड की। तो इसमें देखें, हम बता चुके हैं कि साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि तभी ये नोक बनाते हैं। इस नियम को मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ कि धारा की दिशा देख करके उसके ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके पोल का निर्धारण कैसे किया जाता है, कि साउथ पोल की तरह ये सिरा काम करेगा कि नॉर्थ पोल की तरह। इधर से देखोगे तो इस एंड में धारा हमें इस तरीके से दिखाई देगी बच्चों, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तब इसमें नॉर्थ पोल बनता है, यानी इस समय इसमें जो धारा का फ्लो है वो इस तरीके से है कि ये वाला एंड आपका साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करें बच्चों, तो इस तरीके से आएंगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करती हुई, इस तरीके से। नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करती हुई, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ अंदर भी जा रही हैं, यानी यहाँ से निकलती हुई और इधर प्रवेश करती हुई। इस तरीके की बहुत सारी खींच सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं बार मैग्नेट का यानी दंड चुम्बक का पैटर्न देखता हूं, जैसे दंड चुम्बक मैंने आपको एक दिखाई भी थी, एक सीधी सीधी छड़ होगी लोहे की, जो मतलब मैग्नेट, तो ये साउथ पोल है इसका, ये नॉर्थ है। तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखें तो वो भी इसी तरीके का आता है।
अंदर भी जाएंगी बच्चों, पूरा बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं बना रहा हूँ, बाहर बाहर का ही दिखा देता हूँ। पर्याप्त हैं, ठीक है, पर्याप्त बना दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मतलब पूरी हैं, बड़ी होके जा रही हैं, अब जगह ज़्यादा घिरेगी इसलिए हमने इनको ऐसे छोड़ के दिखा दिया है। तो बच्चों इन दोनों का प्रतिरूप देखें, आप जब इनका पैटर्न देखेंगे तो इसमें भी जो आकृति आ रही है वही आकृति क्षेत्र रेखाओं की सेम आ रही है दोनों में, ठीक है ना, बताएं बच्चों, सेम आ रही है। इसलिए हम क्षेत्र रेखाओं के आधार पर कह सकते हैं कि इन दोनों का व्यवहार एक जैसा है। ये पहला पॉइंट हुआ, किसके आधार पर, क्षेत्र रेखाओं, ये पहली बात हमने तुल्यता सिद्ध की क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। दूसरा, अगर हम दूसरी समतुल्यता दिखाना चाहते हैं तो आपने देखा है कि अगर हम दो मैग्नेट्स को पास पास लाएं, उनके अगर सेम पोल यानी इसका भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ पास पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, यानी ये वाली इधर चलेगी, ये वाली इधर चलेगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम दो परनाल का लाएं, एक परनाल का और ले आएं, उसका नॉर्थ पोल इधर, उसका भी नॉर्थ पोल दूसरी परनाल का यहाँ लाएंगे तो इनमें भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर हम अपोजिट पोल्स ला रहे हैं, जैसे इसका तो ले आए नॉर्थ और इसका साउथ, ठीक है, तो इन दोनों में आकर्षण होगा, ये इधर को और ये इधर को, आकर्षण अट्रैक्शन होगा। ठीक इसी तरीके से मैं एक परनल का यहाँ और ले आऊँ, अगर ये नॉर्थ है और उसका साउथ पोल ले आऊँ, ठीक है बच्चों, क्या ले आऊँ, साउथ पोल, तो इनमें भी क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। तो देखिए बल के आधार पर भी सेम व्यवहार हो रहा है। अब हम तीसरा पॉइंट और लेके चलते हैं, इसकी अक्ष पर कहीं दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और वो देखते हैं क्या वो तीव्रता इसके समान आ रही है। समान आएगी बच्चों, अभी दिखाएंगे निकाल के, तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि परनाल का दंड चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं परनाल का से। तो देखें बच्चों, मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये मैंने बच्चों क्या बनाने जा रहा हूँ, एक परनाल का। इसमें वायर्स होंगे बच्चों, मैं हल्के हल्के बना देता हूँ। वायर्स लिपटे हुए होंगे जिनमें धारा बह रही होगी। समय लग रहा है बच्चों, वीडियो को पॉज करके बना दूं। तो बच्चों मैंने ये परनालिका बना दी जिसमें तार के कई फेरे हैं, जिसमें विद्युत धारा बह रही है। तो अब देखें बच्चों, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र O दिख रहा होगा आपको साफ साफ, क्योंकि ये फेरे मैंने हल्के बनाए हैं। और इसकी लंबाई में 2L मान लेता हूँ बच्चों। कितनी, 2L लंबाई है इसकी। तो बच्चों इस सेंटर पॉइंट से L इधर रह जाएगी और L इधर रह जाएगी। बात ध्यान से समझते चलना। इस परनालिका के केंद्र से R दूरी पर इसकी ये अक्ष यहाँ पर मान लो
P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितनी दूरी पर बच्चों? R पर। ये हम हटा दें, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, या ये लिखा R नीचे लिख देते हैं बच्चों, हम R को यहाँ लिख देते हैं। R दूरी पर इस बिंदु पर हमें कैलकुलेट करना है चुंबकीय क्षेत्र, ये L है। तो इसके लिए बच्चों इंटीग्रेशन का समाकलन विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, इसके केंद्र से x दूरी पर मैंने एक इसका छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा ले लिया। ये दिख रहा है, कितने भाग की बात कर रहा हूँ। ये इसका जो मोटाई है वो कितनी है बच्चों? dx। कितनी दूरी पर है ये? x दूरी पर। x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर मैं इतने पोर्शन को चूज़ कर लेता हूँ, एक सूक्ष्म अवयव। तो ये अवयव बच्चों किसका काम करेगा, मतलब कैसा होगा दिखने में? इतना पोर्शन में काट लूँ तो बच्चों एक रिंग बन जाएगी, वलय, एक वृत्ताकार कुंडली बन जाएगी, इसमें तार के कई फेरे होंगे। इस तरीके का पोर्शन होगा ये देखने पर। बात समझ रहे हैं? रिंग ही तो निकलेगी। जैसे बच्चों एक गोल पाइप हो, उसमें बहुत सारी चूड़ियाँ फंसा के रख दें, फिर 3-4 चूड़ियाँ ऐसे निकाल के लाएंगे तो आपको वृत्ताकार कुंडली दिखेगी इस तरीके से। और आप लोगों ने बच्चों एक बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था, जिसके आधार पर इसके केंद्र से x दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था बच्चों। B बराबर μ0/2 NI A² बटे A² प्लस x² की पावर 3/2। पिछला नोट्स उठा के देखिएगा। बायो सावर्ट के नियम के आधार पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण हमने उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये निकाला था। इसी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई। तो इतने पोर्शन से निकाल के पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा के, तो हमें पूरी प्रणालिका से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया। और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कुंडली के एकांक लंबाई में, प्रणालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है बच्चों वो है स्मॉल n। और कुल फेरे कितने हैं? कुल फेरे हैं कैपिटल N। ध्यान से समझना बच्चों। लंबाई हमने 2L मानी है, यहाँ लिख लेंगे आप। प्रणालिका की लंबाई 2L और एकांक लंबाई, प्रणालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n और कुल फेरे हो गए कैपिटल N। तो बच्चों कैपिटल N कितना हो जाएगा कुल फेरे? देखो एकांक लंबाई में n फेरे हैं और टोटल लंबाई 2L है, तो n × 2L, यही तो हुआ। अब चलिए इस वलय से यहाँ पर, इस वलय के कारण, इस सूत्र से ध्यान से समझें, इस वलय के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों dV बराबर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लिया है हमने, dV बराबर कितना हो जाएगा? इसी सूत्र को लगाइए, μ0/2। अब जो वलय हमने माना है इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी बच्चों? इसकी मोटाई dx है, एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो dx में कितने हो जाएंगे? वलय में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n × dx हो जाएगी, क्योंकि मोटाई इसकी dx है। तो देखें μ0/2 n फेरे, इसमें जितने फेरे हैं, इस वलय की बात कर रहे हैं, इस वलय से निकाल रहे हैं, तो वलय में कितने फेरे? n × dx। तो n की जगह आ गया बच्चों n × dx। ध्यान से समझना, इसमें I धारा बह रही है तो I आ गया। हाँ एक बात और, ये जो A है ये इस वलय की त्रिज्या है, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है A, ठीक है। और यहाँ भी हम इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? A। तो इस वलय की त्रिज्या भी A हुई, तो A आ गया, A² बटे A² प्लस x² के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? x क्या है?
वलय के केंद्र से, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमने क्षेत्र निकाला है। तो देखें, इससे यहाँ तक की दूरी लगाएंगे तो इससे यहाँ तक की दूरी बच्चों कितनी रह जाएगी। देखें, यहाँ से यहाँ तक है r, ध्यान से समझना, उसमें से x कम हो गई तो ये कितनी रह गई, r माइनस एक्स। दूरी कितनी रहेगी बच्चों, कौन सी, यहाँ वलय से ही तो देखेंगे। अब वलय से जो दूरी होगी, ये दूरी ये कितनी हो गई, r माइनस एक्स। तो यही दूरी तो लगाएंगे बच्चों। स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा आपको, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो x केंद्र से वहाँ तक की दूरी, तो इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी बच्चों ये आपको दिखाई दे रही है। मैं फिगर को और साफ कर दूँ, L नीचे लिख देता हूँ। ये वलय से यहाँ तक दूरी r माइनस एक्स रह गई और ये दूरी L है ही। तो देखें बच्चों, तो x के स्थान पर अब कितना आएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पर पावर कितने की, 3/2 की। अब देखें, ये बिंदु बहुत दूर है इसकी तुलना में, इसकी लंबाई की तुलना में बहुत दूर है। बात समझना बच्चों, अभी नहीं, वो बाद में बात करेंगे। अब हम पूरी कुंडली, वो पूरी परिनालिका से, ये तो हमने इस कुंडली से निकाल लिया, dx मोटाई की एक एलिमेंट्री कॉइल ले ली थी, उसके कारण हमने क्षेत्र इतना निकाला। पूरी परिनालिका से निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर दें -L से लेकर +L तक, क्योंकि ये L डिस्टेंस इसके इधर है। इसको मैं x एक्सिस मान लूँ और इसको y एक्सिस मान लूँ, तो ये मूल बिंदु मानूँ तो मूल बिंदु से इधर कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस माइनस की होती है, इधर की प्लस की होती हैं। तो पूरी परिनालिका के कारण, यहाँ लिखेंगे आप, परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन -L to L μ0/2 n(i)² बटे a² प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर और पावर 3/2 की, और क्या रह गया बच्चों, dx। ये वाला dx मैंने लास्ट में लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट इसके मध्य बिंदु से इतना दूर है कि इसकी लंबाई की तुलना में बहुत दूर है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की हो और ये बिंदु हो 10 मीटर दूर या 5 मीटर दूर या 3 मीटर दूर, तो उसकी तुलना में ज़्यादा है। यानी जो r है वो बहुत बड़ा है L से और बहुत बड़ा है उसकी त्रिज्या से। तो a, और जब L से बड़ा है तो x तो छोटी ही दूरी है, L तो इतनी थी, x तो यही है, तो r किससे बड़ा हो गया, x से भी बड़ा हो गया। इट इम्प्लाइज दैट r x से भी बहुत बड़ा हो गया। अर्थात हम a को और x को यहाँ छोड़ सकते हैं, तो ये वाला पद यानी r बहुत बड़ा है x की तुलना में और a की तुलना में, तो a² प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है किसके बराबर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, r² का 3/2 यानी क्या रह गया, r³। यही तो रह गया बच्चों। तो इसकी जगह हम केवल r³ लिख सकते हैं। तो b क्यों आया, क्या आएगा बच्चों, b बराबर इस एक्सप्रेशन में देखें -L to L μ0/2 n(i)² बटे r³ dx। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ गए, तो b बराबर कितना आ गया, -L to L, सॉरी वो बाहर लिखने थे पहले, हमको ये बाहर लिखने हैं ये टर्म, ये वाले कॉन्स्टेंट्स हैं सभी, μ0/2 n(i)² बटे r³ और क्या रह गया, -L to L dx। ठीक है बच्चों, तो dx का इंटीग्रेशन x, फिर लिमिट लगाओगे -L to L, वो आ जाएगी 2L। तो अब बच्चों एक काम करें,
स्क्रीनशॉट लें जिससे कि मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इन चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें हटा देते हैं। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करके बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लें बच्चों। देखें अब यहाँ पर चलते हैं तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 NI A स्क्वायर बटे RQ इंटू एक्स लिमिट -L टू L। तो कितना आ गया, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 NI A स्क्वायर बटे RQ इंटू 2L। 2L आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले L रखेंगे, L माइनस L तो 2L हो गया। तो अब बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, अब देखें n इंटू 2L ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम कैपिटल N लिख सकते हैं। n और 2L का मल्टीप्लाई हो गया कैपिटल N I A स्क्वायर अपॉन RQ। बात समझ में आ गई? अब देखें पाई का ऊपर नीचे गुणा कर लें तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का नीचे और NI A स्क्वायर इंटू पाई। तो पाई R स्क्वायर बच्चों त्रिज्या वो क्षेत्रफल होता है, तो इस परिनालिका का क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई A स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या A है, पाई A स्क्वायर। एरिया हो गया, एरिया हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? यहाँ लिख दें अब। तो b बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई NI A अपॉन RQ। और NI A बच्चों क्या होता है, m बराबर NI A होता है। डाइपोल मूवमेंट ये पीछे पढ़ चुके हैं, क्या है ये? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों इसकी जगह m लिख सकते हैं। तो b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और m अपॉन RQ। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का नीचे गुणा 2 का ऊपर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन RQ। इतना ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट से। दंड चुम्बक भी r दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ, उसी के समान है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी परिनालिका ने जो r दूरी पर, अब परिनालिका ने अपनी अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में यानी इसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया उसका मान उतना ही है जितना दंड चुम्बक उत्पन्न करता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परिनालिका दंड चुम्बक के ही समतुल्य है। ठीक है बच्चों, तो हमने कई आधार पर ये देख लिया कि देखो एक तो क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न एक सा था दोनों का। किस किस की बात कर रहे हैं? बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का, परिनालिका का और दंड चुम्बक का। जो क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न प्रतिरूप आया था वो सेम था, सेम प्रकार के बल लग रहे थे और सेम प्रकार का फील्ड उत्पन्न हो रहा है। इसका अर्थ इन बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिनालिका दंड चुम्बक के समान है और दंड चुम्बक परिनालिका के समान है। धारावाही परिनालिका के दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं एक बात बता दूं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर दंड चुम्बक से इतना, कहने का अर्थ यह है कि जैसे ये दंड चुम्बक होती साउथ नॉर्थ, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर अगर हम यहाँ पॉइंट P पर इसकी अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें तो वो भी इतना ही आता है। तो बच्चों इसको मैं अभी समझा दूंगा कि दंड चुम्बक से ऐसे इतना कैसे आता है, तो इस बात को अभी समझ लेंगे। तो क्योंकि आप कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हों कि सर ये कब पढ़ाया था,
अभी मान लीजिए कि दंड चुम्बक भी इतना ही उत्पन्न करेगी जितना कि परनाल का, दोनों सेम डेरिवेशन आते हैं। तो हम एक एनालॉग कर लेते हैं दोनों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसको समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। तो अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया, इसको हमने समझ लिया कि धारावाही प्रणाल का दंड चुम्बक की भांति ही व्यवहार करती है। इस बात को अब हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसी बात पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिज्म में यानी चुंबकत्व में बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करें। इधर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इधर मैग्नेटिज्म, यानी इधर चुंबकत्व और इधर स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में यानी फर्स्ट यूनिट में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे लिखा था इसको बच्चों? ई से। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे लिखा है? बी से। यानी इसमें हम बात कर रहे हैं ई की, तो इसमें बात करेंगे बी की। ई के स्थान पर बी रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कांस्टेंट पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रयुक्त होता था, अक्सर अधिकांश सूत्रों में प्रयुक्त हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ इसके स्थान पर क्या प्रयुक्त करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। दैट इज एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि 1/म्यू नॉट रख दें यहाँ, 1/म्यू नॉट, तो म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो गया। यानी एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिज्म में 1/म्यू नॉट, जिससे कि ये दोनों जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट थे वो इससे सिमिलरिटी दर्शाते हैं। ई टू बी मतलब ई के स्थान पर बी। यहाँ आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। किससे लिखा था बच्चों? पी से। और यहाँ P के स्थान पर हम लेंगे M, जो क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या था बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इसमें सेम चार्ज एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित थे, प्रकृति अलग अलग थी, -q +q। यहाँ क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल होती है, क्योंकि इसके ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा? जैसे कोई बार मैग्नेट, इसमें विपरीत ध्रुव हो गए, एक साउथ और एक नॉर्थ, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हमने तीव्रता देखी थी अक्ष पर, यानी जैसे यहाँ लिख दूँ अच्छी स्थिति, संक्षेप में बात कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में जैसे ये है द्विध्रुव, इसके सेंटर से
इसकी अक्ष पर सेंटर से r दूरी पर जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था अच्छी स्थिति में, और इसकी लंबाई 2l थी, l इधर, कितना आया था बच्चों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r क्यूब। ठीक ऐसे ही ये भी क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव है, तो इसके मध्यबिंदु से r दूरी पर कहीं कोई पॉइंट P है, तो यहाँ इसकी ये अक्ष हो गई अच्छी स्थिति में, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, देखो बच्चों E के स्थान पर B ले रहे हैं, यहाँ हमने E लिखा है, यहाँ B लिख दिया, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। ठीक, 2p अपॉन आर क्यूब, P के स्थान पे m रखना है, यानी 2m अपॉन आर क्यूब। अभी ये मैंने धारावाही प्रणालिका से भी निकाला था बच्चों, तब मैंने कहा था इससे भी इतना ही होता है। तो इस सिमिलरिटी के आधार पर आपने देखा कि इतना आया। ऐसे ही निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति थी, ये चुंबकीय द्विध्रुव यानी दंड चुंबक की अच्छी स्थिति में होगी। आगे चले, इसे हटाना पड़ेगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले अभी हमने यहाँ से जो हटाया है उसको संक्षेप में लिख देते हैं। देखो, वैद्युत क्षेत्र E और इधर चुंबकीय क्षेत्र B, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और इधर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M। यही तो कर रहे थे बच्चों हम। इसी से हम बहुत सारे व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अभी अच्छी स्थिति में देखा था, अब द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में देखें। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें क्या था कि ये द्विध्रुव था बच्चों -q और +q, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु निरक्ष पर लिया था। तो यहाँ हमने जो व्यंजक प्राप्त किया था E का, वो कितना आया था बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। जब बिंदु बहुत दूर है इसकी L की तुलना में, इस लंबाई की तुलना में, इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु O है, ये L दूरी है, तो ये आया था निरक्षीय स्थिति में। ऐसे ही यहाँ अगर हम दंड चुंबक लें, ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है, साउथ और नॉर्थ, इसके मध्य बिंदु O से अगर हम बात करें यहाँ की निरक्षीय स्थिति की, तो यहाँ पर पॉइंट P पर जो तीव्रता आएगी इस सिमिलरिटी से कितनी हो जाएगी? देखें, E के स्थान पर B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और P के स्थान पर M, तो M अपॉन आर क्यूब। ये निरक्ष की स्थिति में दंड चुंबक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है, ये तो पता ही है। B चुंबकीय क्षेत्र, M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बच्चों मैं संक्षेप में लिखता चल रहा हूँ, बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लिख नहीं रहा मैं, यहाँ आप लोग लिखेंगे। बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो निकाला था बच्चों, W बराबर कितना निकाला था? आपको ध्यान होगा उस कार्य का। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 स्थिति से θ2 तक घुमाने में। और अगर θ1 स्थिति 0 पर है, यानी क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा। यानी अगर 0 से घुमा रहे हैं, θ1 0 से घुमा के कहाँ तक ले जा रहे हैं? θ2 θ तक, तो कितना हो जाएगा? W बराबर PE cos θ1, यानी 0 cos 0 का मान 1 माइनस cos θ निकाला था। W बराबर PE 1 माइनस cos θ। ऐसे ही एक समान, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक समान
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। W बराबर यहाँ भी इतना ही आएगा, लेकिन P के स्थान पर M लिखेंगे और E के स्थान पर B लिखेंगे। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर पहली स्थिति यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया है, अगर थीटा 1 थीटा क्या है, हाँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष और चुंबक के बीच जो कोण, वो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये दंड चुंबक है साउथ नॉर्थ, तो इसकी अक्ष ये इससे जो कोण बना रही है ये कोण ये थीटा है। तो थीटा 1 0 यानी 0 से घुमाना शुरू करते हो, थीटा तक घुमाते हो तो W कितना हो जाएगा, MB 1 माइनस कॉस थीटा। ये कब है, जब 0 से लेकर थीटा तक घुमाया है तो ये है, और थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक घुमाया है तो ये है, तो W इतना हो गया। ये बात आप थ्योरेटिकली लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा निकाली थी बच्चों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी निकाली थी आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4th पॉइंट, से हटा दें तो सब पढ़ चुके। स्थितिज ऊर्जा आपने निकाली थी किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE cos थीटा, ये तो निकाली थी थीटा कोण पर, यानी U थीटा है ये, जब वो थीटा कोण पर स्थित है। और यहाँ कितनी हो जाएगी बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव जो कि एक दंड चुंबक भी हो सकती है, दंड चुंबक, क्योंकि दंड चुंबक भी चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस MB cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो U इक्वल्स टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। इसको लिखना चाहें तो U इक्वल्स टू माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B, क्योंकि ये दोनों ही सदिश राशियां हैं और इनके अदिश गुणन से अदिश राशि मिल रही है स्थितिज ऊर्जा। तो देखें कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कितनी अच्छी तालमेलता है, तुल्यता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हमने पढ़ रखी है, ढंग से समझ रखी है, तो मैग्नेटिज्म के बहुत सारे व्यंजक तो इसकी तुलना के आधार पर ही याद किए जा सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने ये देख लिया कि एक धारावाही परिनालिका दंड चुंबक के समतुल्य होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।